नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और हम चालू कर चुके हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी को। चैप्टर नंबर 1 पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। अभी बारी है चैप्टर नंबर 2 की। और इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। यानी कि जमीन और मिट्टी, पानी और प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। लैंड मतलब जो जमीन जिस पे हम खड़े हैं, उस जमीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो लैंड होती है ना मित्रों, लैंड यानी कि जमीन, वो सबसे महत्वपूर्ण एक संसाधन होती है हमारे लिए। क्योंकि आप कुछ भी करना चाहो, इंसान अगर कुछ भी करना चाहे, तो क्या बिना जमीन के इंसान कुछ भी कर सकता है? क्या बिना जमीन के इंसान कुछ भी कर सकता है? नहीं। कुछ भी, बिल्डिंग बनानी हो, चलना हो, गाड़ी चलानी हो, खेती करनी हो, घर में रहना हो, हर चीज के लिए हमें जमीन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें तो केवल 30% हिस्से पे ही जमीन है। और बाकी 70%, लगभग 70% हिस्सा, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय व्हाट? वाटर। पानी से ढका हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट हैव इनफ लैंड फॉर आवर यूज। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारी हो रही है। और जो 30% एरिया जमीन का है मित्रों, उसमें भी बहुत सारा एरिया जो है वो पहाड़ों से ढका हुआ है। बहुत सारे एरिया में खाइयाँ, बड़े बड़े पहाड़, इस टाइप के एटमोसफियर जहाँ पे लोग रह नहीं सकते। तो इसलिए लेने की बात यह है कि जिस जमीन को हम काम में ले सकते हैं, जिसपे हम रह सकते हैं, जिसपे हम बाकी सारे काम कर सकते हैं, वो बहुत लिमिटेड है। एंड लिमिटेड होने की वजह से उसकी वैल्यू, उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आजकल देखोगे आप, बहुत सारी जगहों पे ज़मीनों की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लैंड इज ऑल्सो है रिसोर्स एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ओके। और इसी वजह से मित्रों जो है हम देखते हैं नीचे लैंड के जो है यूज़ क्या होते हैं। यूज़ यूज़ देखते हैं। हमने देख लिया कि लैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत कम है, 30% है। और उसमें भी बहुत कम बची ऐसी जिसमें हम रह सकते हैं। प्लेन एरिया जो है जहाँ पे खेती वेती की जाती है, वहीं पे ज़्यादा लोग दिखेंगे। बाकी बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, जहाँ पे खाइयाँ हैं, तो वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है ना। क्योंकि खाई जहाँ पे होगी वहाँ पे बरसात अगर हुई तो पानी ज़्यादा भर जाएगा। पहाड़ों पे भी रहना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। और प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है भारत में, उसमें इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे लैंड का यूज़ आराम से किया जा सकता है। ठीक है। अब लैंड का यूज़ किस किस चीज़ में किया जाता है, ये चीज़ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर बता देता हूँ मैं। खेती में किया जाता है, एग्रीकल्चर में। फॉरेस्ट्री में किया जाता है कि यानी वन लगाए जाते हैं वहाँ पे, जंगल। और हम खाने चलाते हैं, खदानें चलाते हैं, माइनिंग करते हैं, उसमें से मिनरल्स निकालते हैं, उसमें काम में ली जाते हैं। और बिल्डिंग बनाने में और इंडस्ट्रीज बनाने में, ये सब चीज़ें बनाने में काम में ली जाती है। तो इसको बोलते हैं लैंड यूज़। क्या बोलते हैं? लैंड यूज़, यानी ज़मीन का यूज़। कुछ भी आप उस पर कर रहे हो तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। एक ज़मीन है जो नॉर्मल पड़ी है, यूं ही पड़ी है, तो उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन उस पर आपने कुछ भी चालू किया, कुछ भी खेती की, मकान बनाया, इंडस्ट्री बनाई, तो उसका लैंड यूज़ हो जाएगा। और जो लैंड यूज होता है ना मित्रों, उसको कई कई फैक्टर इंपैक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको चाहिए घर बनाने के लिए जमीन, तो आप क्या देखोगे कि भाई कोई सीधी सीधी जमीन मिले। एक जमीन है जिसके ऊपर इतने पहाड़ है, खाइयां हैं, तो वहां पे आप घर बना सकोगे? नहीं। तो जमीन कहाँ पे है उसका भी फर्क पड़ता है कि आप उसको क्या काम में लोगे, है ना। तो उसकी टोपोग्राफी जो हो गई, कि उसकी स्थिति कहाँ पे है, वो वहाँ की मिट्टी कैसी है, उस जमीन की मिट्टी कैसी है, वो भी बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर खेती करनी है तो फिर आपको मिट्टी देखनी पड़ेगी। बंजर जमीन, बंजर मिट्टी पे खेती नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे खेती के लिए वो लैंड यूज नहीं अच्छा है। हाँ, मकान बना लो लेकिन खेती नहीं होगी। तो मिट्टी भी देखी जाती है, वहाँ का क्लाइमेट देखा जाता है। और जमीन तो बहुत है, बहुत जमीन है। जैसे राजस्थान में देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर सारा के रेगिस्तान देखो, जमीन तो बहुत है, भरी पड़ी है, लेकिन खाली पड़ी है। क्यों? क्या? क्लाइमेट इतना बुरा है भाई, वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, कोई रहना चाहेगा वहां पे? नहीं। तो जमीन तो खूब है, लेकिन उसका यूज कुछ हो सकता है ना? तो बेकार जमीन है। मिनरल कैसे हैं वहां पे? मिनरल कैसे हैं? और पानी कितना है? जैसे अभी रेगिस्तान की बात करें, हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वहां पे रेगिस्तान में इतनी जमीन है, लेकिन क्लाइमेट इतना बुरा है वहां का। इतनी गर्मी पड़ती है कि भाई कोई रहना नहीं चाहता वहां पे, थार के रेगिस्तान में। और पानी वहां पे बिल्कुल नहीं है, पानी के लिए 10-10 किलोमीटर जाओ, इसलिए भी लोग रहना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही वहां पे मिनरल की बात की ना हमने, कि जैसे ही वहां पे पता चला कि यहाँ पे तो पेट्रोल निकलेगा और खूब सारा निकलेगा, तो वहां पे देखो जमीनों के भाव बढ़ गए। और लोग जा जाके वहां पे जमीन खरीदने लग गए, है ना। कहीं ना होटल वोटल ये भी खोली होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पे मिनरल निकला तो उस जमीन की यूटिलिटी बढ़ गई। और जैसे जमीन की यूटिलिटी बढ़ी तो उस जमीन की वैल्यू बढ़ी, उसका यूज बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो लैंड यूज को कई फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, जो हमने अभी भी देखे। ठीक है। हाँ, चलो, ह्यूमन फैक्टर भी उसको इम्पैक्ट करता है। जैसे कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कितना है। अब जैसे अगर बात करें हम, तो हो सकता है कि जैसे हमारे जो गरीब राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, इनके कोई एक एक छोटे से गांव में आप जाके जमीन की वैल्यू देखो तो बहुत कम मिलेगी। लेकिन वही जमीन की वैल्यू अगर आप किसी बड़े शहर में जाके देखो, उतनी जमीन की, तो बहुत महंगी मिलेगी, खरीद नहीं सकते, औकात से बाहर होती है वो। क्यों?
क्योंकि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी उसको प्रभावित करते हैं, कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और वो पॉपुलेशन जो है वो कितनी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड है, उसके हिसाब से जमीन की वैल्यू प्रभावित होती है। नहीं, जमीन तो जमीन ही है ना भाई, वो टुकड़ा, इतना जो टुकड़ा शहर में मिल रहा है उतना ही टुकड़ा तुमको गांव में भी तो मिल रहा है। तो शहर वाले की वैल्यू तो करोड़ों में है, गांव वाले की कोई लाख ही नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, दीज फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड द यूज ऑफ द लैंड। ठीक है। और जमीनें भी देखो दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्राइवेट लैंड, यानी कि दो टाइप की जमीन होती है। मैं तुमको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। लैंड जो है ना भाई साहब, लैंड, लैंड को बोलते हैं जमीन। जर जोरू जमीन, ये तीन बहुत बड़े किस्से हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती है। जर जोरू जमीन, है ना। तो जमीन जो है, जमीन वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्राइवेट लैंड, ठीक है, और एक होती है कॉमन लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब कि किसी एक आदमी का उस पर अधिकार है। जैसे आपने कोई प्लाट खरीदा, तो आपने मकान बनाया, तो आपकी प्राइवेट लैंड है, ठीक है। उस पर जितने भी आपको रजिस्ट्री करवाई वो आपकी प्राइवेट हो गई, वो बाकी लोगों की नहीं, वो आपका ही है और आपके परिवार वालों की है। लेकिन कॉमन लैंड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ है किसी जगह पे, या फिर कोई पार्क है शहर में, तो वो किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया, तो वो कॉमन लैंड है, वो सबकी है, उस पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है। तो जमीन के दो टाइप होंगे, कितने टाइप की होगी, प्राइवेट लैंड होगा और कॉमन लैंड होगा, ठीक है। अब जमीन में समस्या ये है कि जमीन की जो सप्लाई है ना मित्रों, सप्लाई वो एकदम लिमिटेड है। धरती पे क्या हम जमीन को बढ़ा सकते हैं? नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी हमेशा। तो सप्लाई तो कम है, लिमिटेड है, लेकिन एक चीज बढ़ रही है, वो भी डेली बढ़ रही है, वो है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं भारत में, तो जमीन कम पड़ रही है लोगों के लिए, इसलिए जमीन की किल्लत हो रही है। जमीन की किल्लत इसलिए नहीं हो रही कि जमीन कम हो रही है, नहीं, बल्कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जमीन की किल्लत हो रही है। इसी वजह से प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, उसी वजह से लैंड स्लाइड भी हो रही है, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये सब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन को बोलते हैं कि भूमि, हमारी जमीन खराब हो जाए। जनसंख्या बढ़ रही है बहुत ज्यादा, अब इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, आएंगे क्या? तो इसलिए क्या किया जाता है कि छोटी सी जमीन, जिसपे पहले थोड़ा बहुत अनाज उगाते थे तो उससे काम चल जाता था, लेकिन अब उसी जमीन पे खूब अनाज उगाना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो एक तो उनको खाने के लिए चाहिए, और दूसरा जो उगाते हैं उनको भी फायदा हो जाए, ज्यादा उगेगा तो उनको ज्यादा फायदा होगा, तो लालच। उस वजह से क्या होता है, वो इतने ज्यादा खाद डालते हैं उस पर, इतने ज्यादा रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर उस जमीन पर डाले जाते हैं कि उस जमीन की उर्वरकता खराब हो जाती है। पेड़ जो उग रहे थे पहले, पेड़ क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, चल जा भाई, ये एक पेड़ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जमीन पे लगा हुआ है, तो इसके नीचे इसकी बहुत सारी जड़ें होती है जो यहाँ की मिट्टी को पकड़ के रखती है। पानी अगर आएगा भी तो ये मिट्टी को भाग के नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि पेड़ ने मिट्टी को पकड़ा हुआ है। अब लोगों ने क्या किया, जमीन निकालने के, क्योंकि रहने के लिए जमीन चाहिए, खेती के लिए जमीन चाहिए, अब जमीन तो नहीं आएगी नहीं, तो जितने पे पेड़ उग रहे हैं उनको काट काट के उनको ही साफ कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि ये जड़ें जड़ें खत्म हो गई पेड़ की, क्योंकि पेड़ को काट दिया। अब पानी अगर जोर से आएगा तो इनके ऊपर की मिट्टी को भाग के ले जाएगा, और मिट्टी खराब हो गई तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जमीन का जो है जमीन को खराब कर रहे हैं लोग जनसंख्या बढ़ने की वजह से। और लैंडस्लाइड हो जाती है कई बार, जमीन खिसक जाती है पूरी की पूरी। अभी केरल में देखा हमने, अभी हुआ है बारिश में, जो थोड़ी ढलान जमीन में ढलान रहती है ना, ढलवा जमीन रहती है, वहाँ की मिट्टी क्या होती है, बारिश में एकदम गीली हो जाती है, और गीली होकर फिर वो इतनी ज़्यादा गीली हो जाती है कि फिर वो खुद का वजन ही नहीं सहन कर पाती, और एकदम से खिसक के नीचे आ जाती है, और फिर नीचे कोई भी अगर पूरा गांव है तो पूरे गांव के गांव को दबा देती है। केरल में अभी दब गया एक गांव। सोइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी जो है, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन बड़ा ही इश्यू हो रहा है आजकल, क्योंकि मृदा अपरदन हो जाएगा, खाने के लिए हमें क्या चाहिए, खाने के लिए हमें चाहिए खाना, अनाज। अनाज उगाएंगे हम जमीन पे, जमीन में अनाज उगता है मृदा, यानी ऊपर की सोइल की वजह से। अगर वो सोइल खराब हो गई तो भाई साहब अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो भूखे मरेंगे। और इतना ऑस्ट्रेलिया जो हर साल पैदा कर रहे हैं, उसको खिलाएंगे क्या? खिलाएंगे नहीं तो फिर भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे, अकाल कहलाएगा, अकाल कहलाएगा तो लोग बहुत तड़प तड़प के मरेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम सोइल को, मृदा को, जमीन के ऊपर की जो मिट्टी है उसको बचा के रखें। तुम्हें पता है, कहीं भी चलो, कहीं भी जा रहे हो तुम, चाहे शहर में चाहे गाँव में, तुम्हें कहीं मिट्टी दिखे उसको उठाना, इतनी चुट्टी मिट्टी उठाना, इतनी सी, उसको उठा के ये देखना अपने मन में, ये सोचना कि भाई इतनी सी मिट्टी को बनने में कम से कम 2 से 3 हजार साल लगे हैं, 2 से 3 हजार साल, इतनी सी मिट्टी को बनने में। मिट्टी बनती कैसे? सबसे पहले धरती में मिट्टी नहीं बनी थी ना, धरती में तो सबसे पहले लावा था, लावा जो हमने पढ़ा पिछली क्लास में, और प्राइमरी रॉक बनी। प्राइमरी रॉक पता है ना तुमको, आग्नेय चट्टाने, वो बनी। फिर वो चट्टाने थी, लावा बाहर निकला, लावा सॉलिड हुआ, उससे सॉलिड चट्टाने बनी, पत्थर सॉलिड बड़े बड़े। तो हजारों सालों में वो टूट टूट के इकट्ठे हुए हैं।
पतले पतले हुए हैं पानी से, हवा से घिस घिस के पतले। इतनी बड़ी चट्टान को सिर्फ पानी और हवा तोड़ेगी तो हजारों साल लगेंगे उसमें, फिर बारीक बारीक हुए हैं। फिर जो बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, वो बारीक बारीक जो टुकड़े थे मिट्टी के उसके चट्टानों के, उनके ऊपर बहुत सारे जानवर आके गिरे मरे हुए, पेड़ पौधे की पत्तियां गिरी मरे हुई, है ना। तो वो उसके ऊपर आके गिरी तो वो गल गई, वहां पे सड़ गई, तो सड़ने से वहां पे ह्यूमस बनी। ह्यूमस बनी, ह्यूमस क्या बनी? ह्यूमस। तो एक तो हजारों साल लगे उन बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे 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 बारीक कणों में टूटने में, और उसके ऊपर फिर कई हजारों सालों तक कई जानवर मरे, कई पेड़ पौधे मरे, वो गिरे, वो सड़े, सड़ने से ह्यूमस बनी। फिर वो जो रोक रोक के टुकड़े थे छोटे छोटे चट्टानों के, और वो जो ह्यूमस थी, दोनों मिल के फिर वो सोइल बनी, उसको बोलते हैं सोइल। और ही अगर कोई चट्टान को आप पीस दो और उसको डाल दो कि ये मिट्टी बन गई, नहीं भाई, उसमें नहीं उगेंगे पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को साथ में ह्यूमस भी चाहिए, और ह्यूमस के लिए क्या चाहिए कि बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे, ये जो मरे, वो गिरे, वो सड़े, उनमें सड़ के मिल जाए, तो फिर उससे पौधे विकसित होते हैं, पौधों का विकास होता है। तो इतने काम होने में, जो भी आज आप जमीन में मिट्टी देख रहे हो, इतनी सारी जो मिट्टी बनी है, इसको बनने में तुम सोच सकते हो कितने हजारों करोड़ों साल लगे होंगे। तो उस हजारों करोड़ों साल की मेहनत को हम बर्बाद कर रहे हैं इतनी जल्दी। डाल दो खूब सारा इसमें, अरे डाल दो केमिकल, अरे डाल दो फर्टिलाइजर, अरे डाल दो भाई यूरिया यूरिया ठोक दो। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए भाई साहब कि सर बस हमारा हमारा फायदा हो जाए, बस बहुत सारा एकदम अनाज मिल जाए, पैसे कमा ले बस। भाई ये चीज जो करोड़ों सालों में बनी है, ये चीज जो करोड़ों सालों में बनी है, एक इंसान की उम्र कितनी होती है? 70 साल। 20 साल का वो थोड़ा कमाना वाना शुरू शुरू करता है, 25 साल का कमाना वामाना शुरू करता है। तुमने 25 साल में एक आईफोन वाईफोन कुछ भी छोटी सी चीज लेके आई, उसको इतना संभाल के रखते हो। अरे भाई धरती ने जो चीज को करोड़ों सालों में बनाया है, करोड़ों सालों में बनाया है, उसको तुम यूं खराब कर रहे हो। तो लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ये बहुत ज्यादा आजकल समस्या वाली चीज बन रहे हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जमीनों की क्या हो रही है? दुर्दशा हो रही है। ठीक है। देखो ये लैंड यूज चेंज होता दिखाया है इस फोटो में। देखो पहले क्या था, पहले यहाँ पे खाली जमीनें थी, एकदम कच्चे मकानों में लोग रहते थे, तो इनसे ज्यादा हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं होता था। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया? लोगों ने पक्के मकान बना लिए। तो पक्के मकान बनाने के लिए कहीं ना कहीं से खोदा होगा जमीन को, है ना, खोदा होगा, पत्थर वत्थर लाए होंगे, यहाँ पे डाले, तो फिर देखो कि पक्के मकान बन गए। और यहाँ पे देखो ये जो ऊपर पहाड़ सा होता था, इनको भी काट काट के समतल कर लिया। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जंगल थे, इनको काट दिया, इनकी जगह ये लाइनें बना दी। ठीक है। उसके बाद और मकान बने तो और जंगल कट गया। अब यहाँ पे देखो जो मिट्टी हुआ करती थी, मिट्टी हुआ करती थी, उसकी जगह रोड डाल दी। तो इससे क्या हुआ कि पहले बारिश होती तब मिट्टी में पानी सोख के अंदर चला जाता, तो अंदर वाटर का लेवल भी ठीक रहता। अब यहाँ पे रोड डाल दी तो पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी बह जाएगा सारा, तो अंदर की ग्राउंड वाटर भी खराब होने लग जाएगा, नीचे की जमीन के भूजल का स्तर भी खराब होगा। तो पहले तो भाई यहाँ पे खूब पानी था, तो यहाँ पे पानी मिल जाता था, कुओं में भी ऊपर पानी रहता था। लेकिन अब तुमने पूरा का पूरा पक्का कर दिया, मिट्टी तुमने छोड़ी नहीं, पेड़ तुमने काट दिए, तो बारिश वैसे भी कम आएगी, कम आएगी, वो भी अंदर नहीं जा पाएगी क्योंकि तुमने पूरा सीमेंट विमेंट बिछा दी। और अब तुमने बोरवेल और लगा ली होगी, यहाँ पे बोरिंग लगा ली। ठीक है। बोरिंग से पानी खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो। भाई तुमने पहले तो जो पानी अंदर जाता उसका रास्ता रोक दिया, पेड़ तुमने सारे काट दिए, ऐसे तैसे तुमने सारी कर दी। बंद कैसे हो गया मेरा टेबलेट? टेबलेट बंद हो गया। ऐसे तैसे तुमने सारी कर दी। ये सारे काम करने के बाद भी, ये सारे काम करने के बाद भी डिस्चार्ज हो गया। ये सारे काम करने के बाद भी तुम नहीं रुके, बाद भी तुम नहीं रुके। 2 सेकंड देना मुझे, मेरा टेबलेट डिस हो गया। बाद भी तुम नहीं रुके, और फिर तुमने बोरिंग की, बोरवेल की, जमीन के अंदर खड्डा गया, और खड्डा करके भाई तुम पानी निकालने और लग गए, और फिर तुम बोलते हो कि पानी की किल्लत हो गई। अरे तुम्हारे तो बीज बोए हुए हैं सारे, देखो क्या क्या कर लिया तुमने। और फिर देखो इधर देखो, पूरे के पूरे शहर बसा दिए, और जितना था थोड़ा बहुत बच रही थी उसको भी सारा का सारा खत्म कर दिया। इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन आज दिल्ली की जाके धसा देखो, जो राजेंद्र नगर का, दिल्ली के राजेंद्र नगर का जो पूरा दिखाया जाता है किस्सा, वो क्या है भाई? वो इसी का तो एग्जाम्पल है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे इतनी ज्यादा असुविधा क्यों है? दिल्ली में मेरे ख्याल से पूरी पूरी दिल्ली ऐसे खराब हुई भी पड़ी है, क्यों है? क्योंकि इतने लोग भर गए भाई कि वो जमीन नहीं संभाल सकती उसको। तुमने ऐसी तैसी कर दी पूरी जमीन की डेवलपमेंट के नाम पे। तो हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमें खुद को सोचना चाहिए। हाँ तो भैया टैबलेट हो गया स्टार्ट। और जो डेवलपमेंट के नाम पे हमने ऐसी तैसी की ना दुनिया की, वो भाई मतलब सोच नहीं सकते क्या ऐसी तैसी कर रहे हैं हम। भाई अब लैंड की जो हम ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो अगर हमें अपना जीवन सुधारना है और अपने आने वाले बच्चों का, जो भी आने वाली पीढ़ी है, उसका जीवन सुधारना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कंजर्व करना होगा लैंड रिसोर्स को। ये जो जमीन है, ये जो हमारा रिसोर्स है, इसको हमें कंजर्व करना होगा, यानी इसको बचाना होगा, सुरक्षित करना होगा। तो कैसे बचाएंगे? तो सबसे पहले तो तुमने जो पेड़ काटे, वो पेड़ लगाओ वापस से, है ना। तो अफोरेस्टेशन करो। अफोरेस्टेशन किसको बोलते हैं? पेड़ लगाने को। दूसरा, जो जमीनें तुमने खराब कर दी, है ना, कि अबे खड्डे खोद दिए, कचरा डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो जमीन पहले सही थी उसकी तुमने ऐसी तैसी कर दी, तो उसको फिर से सुधारो। उसको बोलते हैं लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि
जो जमीन तुमने बर्बाद कर दी उसको फिर से सही करो, उस पर काम करो। जो तुमने ज्यादा पेस्टिसाइड डाल के, ज्यादा खाद डाल के, ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करके बंजर कर दी, उनको फिर से सही करो और उन पर काम करो, मेहनत करो और उनको रिक्लेम करो, यानी वापस से लो, उनको सही बनाओ। अच्छा, और तीसरा, रेगुलेटर यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। तो रासायनिक जो खाद और पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद और कीटनाशक है उनका उपयोग करने पे कुछ नियम बनाए सरकार। कैसे नहीं, मन मारी उतना डाल रहे हैं भाई, जमीन की ऐसी तैसी हो रही है उससे। और दूसरी बात, जो उन रासायनिक खादों से उगी हुई चीजों को खा रहे हैं लोग, उनके कैंसर हो रहा है, बीमारियां उनके भी हो रही है। तो इस पे रेगुलेशन होनी चाहिए। और चौथी चीज जो है वो है कि चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? जमीन पे जंगल कैसे उगते हैं मित्रों, कैसे उगते हैं जंगल? कोई पौधा जो बहुत बड़ा है आज, वो हमेशा तो वो बहुत बड़ा नहीं रहा होगा ना, पहले वो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पौधा रहा होगा, छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा। अब वो छोटे से पौधे को बड़ा होने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन इसी बीच मान लो कोई छोटा सा पौधा होगा जंगल में जो बड़ा होना चाहता था, जो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन कोई आया अपने जानवरों को लेके चराने के लिए। जानवर चरते नहीं क्या, नीचे खाते रहते हैं, तो चराने के लिए लेके आया जानवरों को, और उस छोटे से पौधे को वो जानवर खाता खाता उस पौधे को खा गया। अब क्या वो एक बड़ा पौधा जो बन सकता था वो बनेगा? नहीं। तो ज्यादा जानवर चराने से भी क्या होता है, जंगलों का विकास रुक जाता है, और जंगलों का विकास रुक गया तो धरती भी खराब होना स्टार्ट हो जाती है, फिर वहां की जमीन बंजर हो जाएगी, क्योंकि वहां उगेगा ही नहीं कुछ, जानवर खा जाएंगे सब कुछ। तो इसलिए बोल रहे कि ओवर ग्रेजिंग पे भाई रोक लगाओ, ज्यादा मत चराई कराओ, है ना। इस तरीके से हम लैंड को बचा सकते हैं, और बचाएंगे तब हम बचेंगे भाई साहब। धरती नहीं बचेगी तो हम कहां से बचेंगे? बात करते हैं सोइल की। सोइल का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी के बारे में मैंने आपको पहले बताया, मिट्टी जो होती है उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, वापस थोड़ी समझाऊंगा मैं। बहुत टाइम लगता है इसको, पिछले पिछले चैप्टर में समझाया शायद। बहुत टाइम लगता है, करोड़ों हजारों साल लगती है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो ये मिट्टी को बोलो भाई, तुम मिट्टी को बोलो भाई, मिट्टी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ताकि हमारी धरती पे जीवन चलता रहे। क्योंकि अगर ये मिट्टी चल गई ना, फिर तुम्हारा वो या उसका तुम जिंदा रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम रह नहीं पाओगे जिंदा। मित्रों, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, मिट्टी का सही होना जरूरी है सनम। मिट्टी सही नहीं होगी, तुम भी नहीं सही रहोगे, फिर खाओगे क्या? मिट्टी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे एक बाबा जी भी है, उनका नाम है सदगुरु। उन्होंने चलाया था सेव द सोइल कैंपेन, यानी मिट्टी बचाओ अभियान। उसके लिए बाबा जी जो अपनी बढ़िया मोटरसाइकिल पे लेके ब्रम ब्रम ऑल इंडिया टूर किया था उन्होंने। ऑल इंडिया शायद विदेशों का भी टूर किया था, मुझे नहीं पता, पर किया था ना। तो मिट्टी की एक खास बात है भाई, मिट्टी बनती है चट्टानों से। मैंने आपको बताया ना कि चट्टानें टूटती है, पतली 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 हो जाती है कई हजार साल में। उसके बाद में उसमें मरे हुए जानवरों के और मरे हुए पौधों के, टूटे हुए पौधों के पत्ते वत्ते छिड़ के मिलते हैं, तो उससे मिट्टी बनती है। तो यानी कि जो चट्टान, अगर मान लो चट्टान नीचे से काली होगी, जो चट्टान टूटी वो काली है, तो मिट्टी भी कैसी बनेगी? काली। अगर कोई चट्टान टूटी वो नीचे से पीली है, तो मिट्टी भी कैसी बनेगी? पीली। तो इसका मतलब मिट्टी डिपेंड करती है कि उसके नीचे वाली चट्टान कैसी है। मान लो ये चट्टान है, देखो होगा क्या दुनिया में, क्या कैसे सिस्टम चल रहा है, और आगे भी चलता रहेगा मेरे ख्याल से, भगवान करे चलता रहे, बंद नहीं हो कभी। तो मान लो मित्रों, नीचे नीचे मान लो पीले रंग की ले लूंगा मैं। ले ले भाई, तेरे मन में आना भाई, वो ले ले, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एक सॉलिड चट्टान थी, सॉलिड। ये पीले रंग की चट्टान थी, है ना, बहुत सॉलिड थी एकदम, मस्त चट्टान थी, एक नंबर की सॉलिड थी मित्रों। ये सॉलिड सॉलिड चट्टान थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, हजारों सालों तक इसके ऊपर पानी बहा, पानी गिरा, सर्दी में ये ठंडी हुई, गर्मी में ये गर्म हुई, सिकुड़ी, फैली, पानी से हवा से इनके टकराव हुआ, कई चीजें हुई, कई नाटक हुए। उससे क्या हुआ, इसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे ऊपर से, क्योंकि ऊपर से टूटेगी ना पहले। जो हवा चलती है, जो पानी चलता है, ऊपर चलता है ना। चट्टान तो बहुत बड़ी है, कुछ हिस्सा इसका जमीन के ऊपर, कुछ हिस्सा इसका जमीन के नीचे। तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा टूटना स्टार्ट होगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला, यस। तो जब ऊपर वाला हिस्सा टूटेगा मित्रों, तो फिर इसके टुकड़े हो जाएंगे ऊपर, छोटे 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 नन्हे मुन्ने टुकड़े। टान के यहाँ पे ये नन्हे मुन्ने टुकड़े हो गए ऊपर, है ना, ठीक है। ये मैं टुकड़े कर रहा हूँ इसके, नन्हे मुन्ने टुकड़े। कितना अच्छा पेंटर हूं मैं, मेरे से अच्छा पेंटर दुनिया में नहीं है कोई। देखो कितनी अच्छी मिट्टी बना दी भाई, मिट्टी की पेंटिंग बना दी मैंने। अरे भाई साहब, तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ जी, ये मिट्टी बन गई। तो कैसी मिट्टी बनी है? पीली। क्यों? चट्टान भी नीचे पीली थी। इसका मतलब है नीचे की जो चट्टान है उसका फर्क पड़ता है ऊपर की मिट्टी पे, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन अभी ये मिट्टी थोड़ी बनी, ना ना ना, अभी सॉइल नहीं बनी है, अभी तो चट्टानों का चूरा ही है। इसमें क्या होगा, ऊपर जो ऊपर अच्छे अच्छे कहीं से पेड़ पौधों के पत्ते उड़ के आएंगे, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, कई जानवर यहाँ पे मर जाएंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो छिड़ेंगे इसमें। फिर ये मिट्टी उनके साथ मिलेगी कई हजार साल में, कई सारे जानवर मरेंगे, वो मिलेंगे, और फिर मिल के इसका रंग थोड़ा सा चेंज होगा। मान लो एकदम पीली थी, तो हो सकता है ये थोड़ी सी डार्क हो जाए, क्योंकि उसमें और भी चीजें मिल गई ना।
ये डार्क रंग हो गया, ठीक है, लेकिन पीला रंग तो रहेगा क्योंकि नीचे की चट्टान पीली थी। फिर कई चीजें इसमें मिली और फिर ये सड़ वड़ के और फिर ये बन गई मिट्टी, बन गई सॉइल। क्या बन गई? सॉइल। तो सोइल यहाँ पे क्या है मित्रों? सोइल यहाँ पे उस चट्टान के ऊपर की लेयर है, यानी ऊपर ऊपर की चट्टान की जो थोड़ा चूरा हुआ उसी में तो मिलेगा ना सब कुछ, नीचे थोड़ी जाके मिल जाएगा, नहीं। तो सोइल ऊपर ऊपर की लेयर होती है, सोइल की भी लेयर होती है, यानी परतें होती है, सोइल की भी, मिट्टी की भी परतें होती है। तो ये इसको बोलते हैं ऊपर है, ये सबसे ऊपर है ना, इसमें सारी चीजें मिली तो इसको बोलते हैं टॉप सोइल। तो टॉप सोइल जो होती है ना, टॉप सोइल, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अच्छा जी, हाँ, समझाना जो चाह रहा था वो तुम समझ गए, बिल्कुल। तो लिखा हुआ है थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, यानी ये लैंड से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, नीचे जैसे चट्टान होगी ऊपर वैसी ही सॉइल होगी। महाराष्ट्र में काली मिट्टी क्यों मिलती है? क्योंकि वहां की चट्टान जो थी वो काली थी, जो बनी थी वहां पे, है ना, कैसी थी? काली। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंडेड ऑन अर्थ। तो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो भी जिंदा चीज थी, कभी पेड़ हो, जानवर हो, जो भी हो, तो वो मर गई, वो सड़ गई, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और उसके अलावा मिनरल, मिनरल क्या होते हैं कि चट्टानों के अंदर मिनरल होते हैं बहुत सारे, तो वो जब टूट के आती है चट्टानें तो उसके वेदर रॉक के साथ मिनरल भी उसमें मिल जाते हैं। और इसको बोलते हैं वेदरिंग, इस प्रोसेस को, कि सब टूट रहा है, सब कुछ टूट के गिर रहा है, जानवर गिर रहे हैं, सड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, इसको वेदरिंग बोलते हैं। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो एकदम बढ़िया तरीके से जब मिक्सचर हो जाएगा दोनों का, तो उससे क्या होगा, जमीन जो होगी वो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बन जाएगी। यहाँ पे लैंडस्लाइड के बारे में दिया हुआ है, भूस्खलन के बारे में दिया हुआ है, पढ़ लेना, बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि केरल में अभी भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ भी है और अभी यूपीएससी मेंस के एग्जाम भी है। तो ये चीज़ जरूर पढ़ जाना भाई, ये एनसीईआरटी का एकदम शॉर्टेस्ट चीज़ है 8वीं क्लास का। इतना भी लिखा होगे तो बहुत बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, मतलब 8वीं क्लास तुमको भारत की सबसे बड़ी परीक्षा में नंबर दिला सकती है ना। लैंडस्लाइड क्यों होती है वो सारा इसमें दिया हुआ, पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो सॉइल के लेयर होते हैं, मैंने बताया ना बहुत सारी लेयर होती है। तो ये जमीन दिखाई इसने, हंसती हुई जमीन, जिसके जूते भी पहन रखे, वाह क्या बात है। तो नीचे नीचे तो क्या है भाई, नीचे नीचे तो वो चट्टान है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब जो ओरिजिनल चट्टान जिससे कि ये जमीन, ये मिट्टी बनी। उसके बाद में इस पेरेंट रॉक से वेदर्ड रॉक, यानी ये टूटी तो इससे वेदर्ड मटेरियल बन गया, वेदर्ड रॉक इसको बोलते हैं, यानी टूटा हुआ चूरा बन गया, है ना। फिर इसके ऊपर और जो चूरा था उसमें बहुत जानवर मरे हुए मिले और कई चीजें मिली, तो उससे फिर टॉप सॉइल बन गई। ये लिखी टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो आप बोलोगे नीचे वाली का तो रंग भैया सफेद सफेद है, ऊपर वाले का पीला। ये इसने चित्र बना दिया, इसने ध्यान नहीं दिया, नीचे वाली भी ऊपर वाली के जैसे रंग की जैसी होगी, लेकिन एकदम ऊपर वाली का रंग थोड़ा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मरे हुए जानवर भी मिलेंगे, उसमें मरे हुए पत्ते वत्ते वो भी मिलेंगे, तो उसका रंग थोड़ा बदल जाएगा, है ना। तो मैं इसकी मैं सुधार दूंगा इसकी कमी को, ऊपर वाले का रंग भी लाल कर देता हूँ मैं, देखो नीचे वाले का भी लाल कर दूँ, तो ये लाल, ठीक है, मान लो दोनों लाल है। तो 3 लेयर होती है, कौन सी? एक तो एकदम मजबूत एकदम ठोस चट्टान नीचे, फिर उसका थोड़ा सा चूरा ऊपर, और फिर उस चूरे के भी ऊपर थोड़ा सा और ऐसी चीज जिसमें कि मरे हुए जानवर वानवर मिल गए। तो 3 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर होती है पेरेंट रॉक की, नीचे नीचे वाली, जिसमें कि ठोस चट्टान होती है। दूसरी होती है वेदर्ड रॉक की, यानी कि उसी पेरेंट रॉक के टुकड़े थोड़े थोड़े हो गए, तो वो वेदर्ड रॉक मटेरियल बोलेंगे उसको। और फिर उस वेदर्ड रॉक मटेरियल में जब मरे हुए जानवर और अदर ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे हम टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो कि फर्टाइल सॉइल होती है। तो जो जो चीजें उगती है ना, हमारी फसलें उगती है, वो इस टॉप सॉइल में उगती है। अगर ये टॉप सॉइल चली गई, तभी तो बोलते हैं ना कि जो पेड़ नहीं काटने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पानी बहेगा ऊपर से, यहाँ पे पेड़ नहीं होंगे, तो ये टॉप सॉइल जो है ना, जो सबसे जरूरी है, इसको पानी बहा के ले जाएगा। और ये हट गई तो फिर नीचे वाली तो कोई काम की नहीं है। ये तो क्या है भाई, चट्टान का चूरा ही तो है। जो बहुत हजार साल में जो जानवर मर के मिले थे, जो जो ऑर्गेनिक मैटर मिला था, वो तो इस टॉप वाले में मिला था। और पानी अगर गया और पेड़ पौधों की जड़ें नहीं हुई इसको बचाने के लिए, तो वो बहा के ले जाएगी इसको, तो वो जमीन बंजर हो जाएगी। फिर इस तरीके से जमीन बंजर हो जाती है, क्योंकि उनकी ये वाली लेयर निकल के आ जाती है बाहर, ये वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर बह जाती है सारी। तो इसी बोलते टॉप सॉइल को बचाना बहुत जरूरी है। तो सेव द सॉइल में इसको बचाना चाहते हैं हम, इस टॉप सॉइल को बचाना चाहते हैं मित्रों। सॉइल के भी 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर, अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सेव इट, यस, ओके। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे बनती है मिट्टी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं मिट्टी बनाने के, तो देखो ये बता रहा है, वही बता रहा है। सॉइल, इसमें एक तो पेरेंट रॉक होती है, मैंने बताया। पेरेंट रॉक का मतलब वो चट्टान जिससे कि मिट्टी चूरा वूरा होकर बनी है। उसके बाद में रिलीफ, रिलीफ का भी फर्क पड़ता है इस पर। रिलीफ का मतलब क्या है कि कितनी ऊंचाई पे है वो जगह जहाँ पे मिट्टी बन रही है ना, उसमें ढलान कितना है ना, उससे भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा कि कहाँ उस वहाँ पे कितनी मिट्टी जमा होगी। एक तो पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा है और एक पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाले हिस्से से तो पानी बह के आता है नीचे, तो ऊपर से बह के आएगा, तो इसका मतलब ऊपर से चीजों को तोड़ के लाएगा, तो नीचे ज्यादा जमा होगी, ऊपर कम जमा होगी। ये नॉर्मल सी बात है। तो ऊंचाई का फर्क पड़ता है, ढलान का फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है कि कहाँ पे कितनी मिट्टी जमा होगी। पेरेंट रॉक का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। इससे ही, पेरेंट रॉक से ही जो नीचे वाली चट्टान होती है, उससे ही जो है सॉइल का कलर, मैंने बताया ना, नीचे वाली पीली होगी तो ऊपर वाली थोड़ी पीली होगी, वो डिटरमाइन होता है। कैसी वो मिट्टी का टेक्सचर होगा, कैसा उसमें केमिकल होगा। अब जैसे महाराष्ट्र में नीचे काली चट्टाने हैं, तो उससे वहां पे काली मिट्टी बनी, क्या मिली? काली मिट्टी बनी महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी जो है मित्रों, उस काली मिट्टी में
आयरन लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की पेरेंट रॉक ऐसी है जो आयरन उसमें ज्यादा है ना। वो सियाल है। क्या है? सियाल। सियाल नहीं है, सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई रॉक है नीचे वाली। क्योंकि वो दक्कन प्लेटू था। दक्कन प्लेटू किससे बना? वो एक लावा से बना हुआ पठार है, और पठार वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत सारे खनिज और लोहा मिलते हैं। तो वो सीमा की रोक है, हमने पढ़ा था सियाल सीमा। तो वो सीमा की रोक है, और उस वजह से उससे बनी हुई मिट्टी में भी मैग्नीशियम और लोहा ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा इसका फर्क पड़ता है कि जहां पे वो मिट्टी बन गई वहां पे कितने जिंदा जीव जंतु पौधे पहले से थे। जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा मरेंगे, उतने ज्यादा छिड़ेंगे, उतने ज्यादा मिलेंगे, उतनी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी। समझ रहे हो? ऑर्गेनिक मैटर में ना सिर्फ जानवर होते हैं, बल्कि जानवर जो अवशिष्ट निकालते हैं, जैसे गाय का गोबर डालते हैं, है ना, गाय का भैंस का गोबर खेत में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो भी छिड़ेगा तो वो भी मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, इसीलिए वो डाला जाता है मित्रों। टाइम, टाइम भी बहुत इंपैक्ट करता है उसको। कैसे? टाइम का मतलब है डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। कितना ज्यादा टाइम तक वो सोइल पड़ी रही, उससे उतनी ही उसकी थिकनेस बढ़ेगी। एक तो मान लो 1000 साल तक कोई सोइल रही तो उसमें उतने जानवर मरेंगे जो 1000 साल में पैदा हुए। लेकिन तो 2000 साल तक सोइल पड़ी रही तो यानी 2000 साल में जो जानवर मर मर के पैदा हो के मरे, और बाकी उन्होंने जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकाले वो सब मिलेंगे, तो वो ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा थिक होगी, ज्यादा मोटी होती रहेगी। तो जितना टाइम मिलेगा सोइल को बनने में और पड़ी रहेगी एक जगह पे, उतनी वो मोटी हो जाएगी। और क्लाइमेट, क्लाइमेट का तो फर्क पड़ेगा भाई, टेम्परेचर का। कहाँ का तापमान कैसा है वहां की सोइल वैसी होगी। जो हमने इक्वेटोरियल रीजन देखा था ना, कि धरती ये है गोल धरती, इसके बीच वाली जो 0 डिग्री है, इसके आसपास का जो एरिया है ना 0 डिग्री के, वहां पे बहुत ज्यादा पानी, बारिश बहुत ज्यादा होती है, और वहां पे तापमान भी ज्यादा रहता है। तो उससे क्या होता है, जल्दी चीजें सड़ती है। तो वहां की सोइल जो होगी ना वो ज्यादा ज्यादा फर्टाइल होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे भाई साहब इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि पेड़ पौधे खूब है वहां पे, है ना, बारिश खूब होती है, जानवर भी खूब है, तो खूब पेड़ पौधों के खूब पत्ते गिरते हैं नीचे, खूब जानवर मरते हैं, और वो छिड़ जाते हैं जल्दी से, तो वो सोइल में मिल जाते हैं, तो उससे सोइल की उपजाऊपना बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी अगर जगह मैं बात करूं, उस टुंड्रा की ऊपर वाले इस हिस्से की, जहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ पे अगर सोइल बनेगी, यहाँ पे अगर सोइल बनेगी तो क्या वो उपजाऊ होगी? भाई उसके ऊपर तो सारी 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 साल में बर्फ ही जमी हुई है उस सोइल के ऊपर। उसमें उसमें कोई जानवर गिरेगा? अरे रहता ही नहीं कोई वहां पे भाई। इतनी इतनी बर्फ है, कुछ उगता ही नहीं वहां पे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो क्या ये सोइल उपजाऊ होगी? ना, ये बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल भी ये सोइल उपजाऊ नहीं होगी। उसी तरीके बात करूं मैं रेगिस्तान की, थार के रेगिस्तान की, वहां पे भी कोई पौधे उगते हैं ना, पानी है ना, कुछ गिर जाएगा तो वो क्या मिलेगा भाई? वो सूख जाएगा, छिड़ेगा नहीं, वो सूख जाएगा, है ना। तो थार के रेगिस्तान में उपजाऊ नहीं होगी। तो क्लाइमेट का बहुत फर्क पड़ता है कि कहाँ पे कितनी सोइल उपजाऊ होगी, है ना। क्लाइमेट और रेट ऑफ वेदरिंग को भी इफेक्ट करता है, ह्यूमस को भी इफेक्ट करता है, इनके फॉर्मेशन को, सोइल फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है कौन? क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब वातावरण, ठीक है। चलो, डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर। डिग्रेडेशन का मतलब हमने किस तरीके से हमारी मिट्टी को बर्बाद करना स्टार्ट किया। इंसानों का एक ही काम है, बर्बादी। हर चीज को बर्बाद करते हैं हम। इस धरती से अगर तुम इंसानों को हटा दोगे ना, तो इस धरती की बर्बादी रुक जाएगी। सच बता रहा हूं मैं। हम इंसान इतने नीच हैं, इतने इतने नीच और गलीच हैं कि हमारे फायदे के लिए हम कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं, कुछ भी। हम जिस धरती पे रहे, जो हमारा आवास है, जो हमारा घर है, हम उसको भी बर्बाद करने के लग रहे हैं, ताकि हमारा फायदा हो जाए, बस थोड़ा सा फायदा हो जाए, बर्बाद कर देंगे हर चीज को। इतने नीच है हम इंसान। जानवर इतने नीच नहीं है, जानवर बहुत अच्छे हैं। इंसान जानवरों से भी गया बीता है। ये इंसानी जो प्रजाति, आज वाली प्रजाति है ना भाई, ये धरती को बर्बाद करके ही मानेगी। मैं आपको गारंटी लेके दे रहा हूँ कि अगर जैसे हम आज काम कर रहे हैं ना, वैसे हम करते रहे ना, 30-40 साल बाद में ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। 2 साल में तो भाई छोड़ के जाना ही पड़ेगा पक्का, अगर बंद नहीं किए तो। ये हमको रोकना पड़ेगा। तो हम हर चीज खत्म कर रहे हैं भाई। सोइल को हम खत्म कर रहे हैं। सोइल में हम भर भर के पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, भर भर के। पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसको बोलते हैं कैंसर ट्रेन। उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। क्यों? क्योंकि वहां पे पंजाब में इतने ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं कि वहां की पूरी जमीन से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इतने ज्यादा केमिकल भरे पड़े हैं कि उनको खाते हैं ना, जब गेहूं में भी इतना केमिकल है, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बायो एक्यूमुलेशन का, जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जिस जिस भी जगह पे कोई चीज उग रही है ना, उसमें वहां की वो चीज जो भी वहां पे जमीन में डली हुई है उसको अंदर, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तुम वहां पे जहरीले केमिकल, जहरीले खाद डाल रहे हो, वो उस गेहूं में, उस चावल में, उसमें स्टोर हो रहे हैं, फिर उसको तुम खा रहे हो, कैंसर हो रहा है। पूरी की पूरी एक ट्रेन चलती है। क्यों चल रही है? इस वजह से। और वो सोइल भी खराब हो रही है, वहां की जो जमीन है वो भी बंजर हो रही है। क्यों हो रहा है ये? हम कर रहे हैं। तो कैसे हम बचा सकते हैं? कैसे हम बचा सकते हैं हमारी मिट्टी को खराब होने से? अभी मैंने बताया जो टॉप सोइल, अभी हमने देखी टॉप सोइल जो होती है वो बह जाती है पानी से, तो इसको बहने से कैसे बचा सकते हैं हम? तो क्या करेंगे? मल्चिंग करो। एक तो मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का मतलब होता है कि जो सोइल है उसके ऊपर ये जो घास फूस है ना, जला हुआ घास है, जो क्या बोलते हैं, कटी बड़ी पत्तियां है ना,
ये जो मटेरियल ना, ऑर्गेनिक मटेरियल पर पेड़ों से जो मिलता है, सूखी पत्तियां हो गई और घास फूस हो गया, इसको बिछा दो सोइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर बिछा दो इसको। तो उससे क्या होगा, एक तो गर्मी सीधी नहीं पड़ेगी, तो सोइल की जो नमी है वो नहीं जाएगी, है ना। और दूसरा, ये चीजें धीरे धीरे गलेगी तो वो सोइल को और फर्टाइल बनाएगी, उसको बोलते हैं मल्चिंग। तो मल्चिंग करने से सोइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपना बढ़ जाता है। दूसरा है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि मान लो खेत होता है अपना, है ना, दिस इज आवर खेत, ये खेत है, ये पूरा खेत है, ठीक है, खेत है। अब बारिश होगी तो बारिश आएगी तो पानी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और खेत से बाहर अगर चला गया तो मिट्टी को ले जाएगा बाहर। तो क्या ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस खेत की बाउंड्री पे तुम ऐसे दीवार बना दो, कुछ ऊंची ऊंची मिट्टी से दीवार बना दो, है ना। मैं दिखाऊंगा, हमारे खेत में भी है ना, दिखाऊंगा तुमको कभी। तो ऐसे दीवार बना देंगे तो उससे क्या होगा कि पानी बाहर नहीं जाएगा, खेत का पानी खेत में रहेगा। एक नारा भी चलता था पहले, भारत सरकार चलाती थी, खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, जल संरक्षण का ये नारा था। तो यहाँ पे दीवार बना दोगे तुम तो उससे पानी बाहर नहीं जाएगा, तो मिट्टी नहीं बहेगी तुम्हारी, है ना, और खेत में पानी भी रुकेगा, तो उससे तुम्हारी फसल को भी फायदा होगा। तो ये हो गया काउंटर बेयरिंग। और दूसरा है रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब क्या है? रॉक डैम का मतलब यही है कि जहां से वाटर ज्यादा फास्ट निकलता है ना, तेजी से वाटर बहता है, वहां पे पत्थर डाल दो। तो पत्थर क्या करेंगे, उस पानी की स्पीड में ब्रेक लगाएंगे, तो वो धीरे धीरे चलेगा फिर। तो फिर उससे क्या होगा, मिट्टी जो है वो उखड़ के नहीं जाएगी। अच्छा, और ये भी किया जाता है, देखो टेरेस फार्मिंग भी किया जाता है। ये पहाड़ था एक, है ना, ये पहाड़ था। अब नॉर्मल पहाड़ कैसा होता है? नॉर्मल पहाड़ कैसा होता है मेरे को बताओ। नॉर्मल पहाड़ होगा इस तरीके से, नॉर्मल पहाड़ रहेगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ढलवा रहेगा। तो अगर पानी आएगा तो भाई फुल स्पीड से आएगा नीचे, फुल स्पीड से आएगा, कोई रोकने वाला है नहीं है। तो फिर ऊपर वाली इस मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा साथ में, है ना। तो ऊपर की टॉप सॉइल गई तो गई, फिर कुछ नहीं हो सकता, वो एकदम खराब हो गई मिट्टी। तो ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल पहाड़ को जो सीधा था उसको काट के ऐसा ऐसा बना देते हैं, ऐसे ऐसे उसमें सीढ़ियाँ बना देते हैं, है ना, सीढ़ियाँ बना देते हैं, ठीक है। तो पानी का क्या हो रहा है भाई, पानी पहले जो सीधा ऐसे आ रहा था, अब वो पानी पहले तो ऐसे आएगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर वापस सीधा चलना पड़ेगा, वापस नीचे आएगा, वापस सीधा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड कम होती रहेगी। तो कम स्पीड वाला पानी मिट्टी को इतनी आसानी से नहीं उखाड़ पाएगा। तो इससे भी जो है सोइल हम बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग, क्योंकि ये पहाड़ों पे की जाती है इसलिए इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग किसको बोलते हैं कि एक ही खेत में अलग 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 क्रॉप उगाए, हम अलग अलग फसलें उगाए। जैसे मान लो एक बार तुमने चावल उगा लिया, अगली बार तुम ज्यादा पानी वाली क्रॉप मत उगाओ, कुछ ऐसी उगाओ जो कम पानी लेती हो, जैसे तुम बाजरा उगाओ। तो उससे क्या होगा, चावल क्या होता है, चावल में पानी भर के रखना पड़ता है खेत में बहुत टाइम तक। तो बहुत टाइम तक पानी भरा रहता है ना, उससे मिट्टी खराब होती है। तो तुमने ठीक है 6 महीने चावल उगाया, ठीक है, अब बाकी 6 महीने तुम इसको थोड़ी सूखी रखो ताकि तुम्हारी मिट्टी खराब ना हो। तो उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। और दूसरा है काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे खेत है, अब खेत में कोई किसी का खेत देखा होगा ना, उसको तो समस्या नहीं होगी समझने में। हमारे तो है खेत, मेरे को पता है क्या बोल रहा है ये। मान लो ये खेत है, इस खेत के पास कोई पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है इस खेत के पास। अब पहाड़ से पानी आएगा जोर से, है ना, और खेत में आएगा तो खेत की मिट्टी को बहाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि खेत में जब बुआई करो ना, जब फसल बो तो उसको इस तरीके से बो, इस तरीके से, 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 ताकि बीच में छोटी छोटी मिट्टी की दीवार बन जाए। तो पानी जब आए तो पानी को ऊपर चढ़ना पड़े, नीचे उतरना पड़े, ऊपर चढ़ना पड़े, नीचे उतरना पड़े, तो इससे पानी की स्पीड कम हो जाए और मिट्टी ना घटे। तो ये चीज वही समझ पाएगा जिसका खेत देखा हुआ, खेत नहीं देखा हुआ तो भाई समस्या आएगी समझने में थोड़ी सी, है ना। उसके अलावा शेल्टर बेल्ट बनाओ। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट क्या होता है? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सोइल कवर। क्या होता है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होता है और जो समुद्री तट होते हैं ना, वहां पे बहुत जोर से हवा चलती है, बहुत जोर से, बहुत बहुत भयंकर। वो मिट्टी उड़ा ले जाती है भाई, हवा ले जाती है मिट्टी को उड़ा के। अब हवा को किसे रोके? तो ये बोले कि जिस साइड से जोर से हवा आती है ना, उस साइड में एक के बाद एक लाइन में खूब सारे पेड़ लगा दो बड़े बड़े। तो पेड़ों की एक लाइन बन जाएगी, एक दीवार बन जाएगी, और वो दीवार हवा को आने से रोकेगी, तो हवा की स्पीड धीरे कर देगी वो, तो इससे मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो ये सारी मिट्टी को बचाने का तरीका हमने देख लिया। अब जो वाटर है वो को हम अगली क्लास में देखेंगे, है ना। देखो कोई पढ़ाने वाला भाई बहुत जल्दी पढ़ा सकता है इन चीज़ों को, बहुत जल्दी पढ़ा सकता है। लेकिन मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको कभी लिखना हो, निबंध भी ऐसे भी लिखना हो, मान लो डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, है ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर करना हो, तो उसमें तुम कर सको ये सारी चीजें। तुमको पता रहेगी भाई क्या फील कर पा रहे हो ना इस चीज को, तो अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम फील कर पा रहे हो कि वो ऊपर वाली मिट्टी जरूरी क्यों है। तुम ये फील कर पा रहे हो कि 3 लेयर मिट्टी की होती है, एक नीचे बॉटम रॉक होती है जिससे चूरा होकर ऊपर चूरा जमा होता है, फिर उस चूरे में जब मरे हुए जानवर और ऑर्गेनिक मैटर जमा होता है उसको हम सोइल बोलते हैं। तो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द soil, and the top soil is most important. Why? Because it consists the organic matter. If we will lose the top soil, we will lose everything. तो अगर टॉप सोइल को हमने नहीं बचाया तो हमारी स्थिति पक्की है। तो टॉप सोइल को बचाना जरूरी है। और टॉप सोइल को कौन बचा के रखता है? जब ट्रीज, पेड़ पौधे, वो अपनी जड़ से उसको पकड़ के रखते हैं ताकि वो बह नहीं जाए पानी के साथ में। हमने वो भी देखा कि देखो मल्चिंग करो तुम, टेरेस फार्मिंग करो, इंटरक्रॉपिंग करो, काउंटर प्लॉगिंग करो, शेल्टर बेल्ट्स बनाओ, ये भी क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि हम सोइल को, टॉप सोइल को बहने से बचा सकें। तो यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इफ यू
लिसन टू दीज स्टोरीज एंड वट एवर एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग टू यू, ओके। मैं मेरा मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने व्यू बढ़ाऊं या फिर अपनी वीडियो को लंबा बनाऊं, नहीं, मैं चाहता हूँ समझ में आ जाए तुमको बस। फिर तुमको बस देखना पड़ेगा, भाई ठीक है, भाई ने समझाया था, ठीक है, एक बार तुमने यहाँ पे सुन लिया तो फिर उस सुनने के बाद तुम्हें कुछ करना ना पड़े, बस मेरा ये उद्देश्य रहता है और कुछ नहीं। इतनी इसके लिए कर रहा हूँ भाई, मैं तो ऐसे करूँगा। तुमको देखो जल्दी करना है ना, तो कोई बहुत सारे चैनल है वो जल्दी फटाफट ये वाली जो चीज़ मैंने पढ़ाई इसको 5 मिनट में सल्टा देंगे। मैं भी सल्टा सकता हूँ बोल बोल के, लेकिन मैं जल्दी नहीं सल्टाऊंगा, मैं तो ऐसे ही चलूंगा एक बार, तो जब तक पूरा कोर्स पूरी सीरीज नहीं बन जाती। उसके बाद रिवीजन वाली या फास्ट फॉरवर्ड वाली लाऊंगा, उनमें तो मैं भी यूज कर दूंगा, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ डिटेल में मैं समझा दूँ। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ, उसको दबा देना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, अटेंडेंस में तुमको उसकी मानूंगा। उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है ना, प्लेलिस्ट आ रही है पूरी की पूरी, उसमें सारी वीडियो है ज्योग्राफी की। और रात को 8 बजे मिल जाएगी तुमको, किसकी, पॉलिटी की भी क्लास मिल जाएगी, है ना, रोज मिलती है वो, लगभग लगभग, कभी कभी लेट भी हो जाती है थोड़ी बहुत, ध्यान रखा करो उस, नाराज मत हुआ करो उसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, जब भी देख रहे हो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। और उनकी बहनों।